नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो क्या किसान आंदोलन की आड़ में अब आग भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है? सियासी आग। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में जो कुछ हुआ वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। भूलिए मत कि ये वही इलाका है जहां कभी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, पूरा इलाका जल उठा था। तो फिर से क्या वही कोशिश है? कैसे? जब एक कोई केंद्रीय मंत्री जाता है 13वीं पर के मौके पर, शोक के मौके पर, तो कुछ लोग विरोध करने पहुंच जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, वहां आने से रोकते हैं, गांव वाले उन्हें वहां से हटाते हैं। तो फिर उसके बाद मारपीट का सिलसिला, मस्जिद से ऐलान के आरोप। क्या कुछ चल रहा है मुजफ्फरनगर में? कौन आग भड़काने की कोशिश कर रहा है? कौन चिंगारी डालने की कोशिश कर रहा है? आज महाबहस इसी पर। सोरम में बालियान, मस्जिद से ऐलान। कुछ लोगों ने 5-6 लोक दल के लोगों ने नारे लगाए, वहां धक्का मुक्की हुई और उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया। लोक दल के नेता गांव में मौजूद थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। और इनमें से एक नेता वो हैं जो लाल किले में 26 जनवरी में मौजूद थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक नेता वो भी है। उनकी कॉल डिटेल जो ये 5-6 लोक दल का ब्लॉक अध्यक्ष है, इनकी निकाली जाए। और दिल्ली में एक बड़े नेता की निकाली जाए जो ट्वीट खेलते हैं। जाटलैंड की लड़ाई, सियासत गरमाई। संजीव बलिवान जी का हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, उनका खुद उस गांव में, उनके गांव में उनका विरोध हो रहा है। अब फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। उनके बयान को पे मैं कुछ नहीं कहना, कहने दीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और जो सरकार के मंत्री और एमपी एमएलए आते हैं वो थोड़ी दबंगई दिखाते हैं, वो किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सोरम में बवाल, मस्जिद पर सवाल। मस्जिदों से किसी से भी ऐलान नहीं हुआ। अगर किसी भी मस्जिद से ऐलान हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करें वो, और उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर संविधान में ऐसा कुछ है तो करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की लड़ाई मस्जिद पर क्यों आई? आज महाबहस इसी पर। जब तो किसने आग भड़काने की ये कोशिश की है? किसने लड़ाने की ये कोशिश की है? हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ, इंद्रजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के, और मनीष गुप्ता राष्ट्रीय विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। लगता है मौलाना साजिद रशीदी को तो पूरे देश की खबर रहती है, हर चप्पे चप्पे की खबर रहती है। उन्होंने ऐलान अभी भी सुन रहा था, चौंकाने वाला उनकी घोषणा कि वहां पर मस्जिद से कोई ऐलान हुआ ही नहीं। अब कहां से जानकारी मिली ये तो मैं पहले जब जाऊंगा साजिद रशीदी से पूछूंगा कि क्या मस्जिद से ऐलान हुआ या नहीं हुआ, इसकी पड़ताल हुई नहीं हुई, लेकिन उन तक रपट पहुंच गई। लेकिन सबसे पहले तो इंद्रजीत सिंह टीटू साहब ये बता दीजिए, किसान तो जिस हाल में वो है, मगर अब उसकी आड़ में ये आग भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है क्या? फिर से एक बार मुजफ्फरनगर को जलाने की कोशिश शुरू हो रही है क्या? देखिए अजय भाई, क्या अपने परिवार के बीच में और दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना तो गुनाह है क्या? अगर चौधरी साहब आज पता करने अपने परिवार किसान भाइयों का गए हैं तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया उन्होंने जो आप ऐसी बात कह रहे हैं? जब नहीं गए थे, जब पिछले बार को हादसा हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि आपके सुख दुख में चौधरी साहब आपका पता करने नहीं आए, और अगर आज पता करने गए हैं तो दूसरा रंग दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज भी तो तब गए ना। नहीं टीटू साहब, बात आज तो नहीं शुरू हुई ना, बात तो ये कल ही शुरू हो गई ना। कल एक शोक सभा में शामिल होने गए थे, 13वीं रस्म पगड़ी में गए थे केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने गांव में। तो वहां पर ये विरोध क्यों? वहां पर ये चिक क्यों? वहां पर सियासी बितंडा क्यों? बवाल क्यों? तो फसाद माहौल किसने खराब किया? अजय भाई, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। अजय भाई, आपके सवाल में जवाब है। आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या किसान भाई जिसने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल के
और चौधरी अजीत सिंह जी को हराकर बलियान साहब को जिताया, क्या गुनाह करा? क्या अपने परिवार में उनको ये नहीं कहना चाहिए कि गन्ने की पेमेंट दिलवा दो? क्या परिवार में ये नहीं कहना चाहिए कि रुकी हुई गन्ने की पेमेंट करवाने के बाद आप गन्ने का रेट तय करा दो? गन्ने की जो पर्ची मिल रही है उस पर 0-0 लिखा हुआ है। तो क्या अपने परिवार में उन्होंने बात करने का प्रयास करा? और उसका दूसरा रंग कीटू साहब बिल्कुल कहना चाहिए। ये मेरे आपको जनता ने सत्ता से बाहर करके विपक्ष में बिठा करके यही मैंडेट दिया है कि आप सवाल पूछिए, मगर एक शोक सभा में जाकर के लड़िए मत ना। हीरो वाजपेयी, ये बताइए कि क्या हुआ वहां पर? मेजर आशीष चतुर्वेदी से भी मैं पूछूंगा कि क्या हुआ था भैंसवाड़ गांव में, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, लेकिन पहले आप बताइए कि सवाल पूछा तो बवाल या बवाल के लिए सवाल था? क्या हुआ यहां सोरम गांव में? देखिए, दो बातें हैं इसमें। इसको देखिए, बहुत शुरू से देखना पड़ेगा कि लगातार तमाम राजनीतिक दल आगामी उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक सरजमी तलाशने में लगे हुए हैं। चाहे वो जो भी दल हैं, कांग्रेस, सपा, लोक दल, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। यदि संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने गांव में किसी की 13वीं में जाते हैं, तो मुझे लगता है वहां सभी राजनीतिक दल के लोगों को दुख प्रकट करने जाना होता है। ऐसा हमारा सामाजिक परिवेश है कि कहीं भी हो, जो जीता हो वो भी जाता है, जो हारा है वो भी जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये वो अवसर नहीं था जब इस तरह की वार्तालाप कर झगड़ा लड़ाई उस व्यक्ति के घर, उस व्यक्ति के बाहर हो। और बाद में जिस तरह की पूरी संरचना रची गई कि इतने ही से काम नहीं बना है, तो फिर मस्जिद से ऐलान करा दिया गया और वहां से जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। बहुत दिनों से लोक दल कहता था हरित प्रदेश, हरित प्रदेश, वो एक अलग चाहत है उनकी बहुत दिनों से। तो वो चाहते फिर ये सांप्रदायिक सद्भाव जो बहुत दिनों में बना है मुजफ्फरनगर में, इसको बिगाड़ने की ये साजिश है, अपनी राजनीतिक जमीन को खोजने की है। प्रियंका गांधी दौड़ रही है, अखिलेश यादव दौड़ रहे, और अब अजीत सिंह भी निकलकर दौड़ रहे। दौड़ना चाहिए, लोकतंत्र में हर किसी को जनता के चौखट पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन जनता की चौखट पर जाने के लिए इस तरह से मुजफ्फरनगर को जला दिया जाए, इस तरह मुजफ्फरनगर में राजनीतिक साजिश के लिए इस तरह साजिश रची जाए कि राजनीति के लिए मस्जिदों से ऐलान कराया जाए, दो भाइयों को बांटने का काम किया जाए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया जाए, फिर से प्रदेश में आग लगाने का काम किया जाए। मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता किसी भी राजनीतिक दल को। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी जो काम सोरम में आरोप लग रहे हैं आरएलडी के लोगों के ऊपर में, वही आरोप संजीव बालियान ने लगाया है आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर में भैंसवाड़ गांव में, कि वहां पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तो अब ये राजनीति होगी किसानों के कंधों पर रखकर, बंटवारे की राजनीति, फूट डालो की राजनीति, नफरत की राजनीति। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नफरत की राजनीति फैलाने की फ्रेंचाइजी हमारे पास नहीं है। वो एक राजनीतिक दल जो है वो पिछले कई सालों से उस पर फ्रेंचाइजी लेकर के बैठा हुआ है। और ये पंजाब के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हताशा है कि अगर यही रवैया उत्तर प्रदेश के भी किसानों ने अपना लिया तो इनका क्या होगा। इसी डर के कारण जो है संजीव बालियान पहले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं जिनके खिलाफ जब गांव में पहुंचे हैं तो जो लोगों ने आक्रोश प्रकट किया है। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से नेताओं को देखा है, कई विधायक हैं, कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जब गांव में जाते हैं तो लोगों ने उनका नहीं, तो मस्जिद इस बीच में कहां से आ गया? ये किसान की लड़ाई मस्जिद कैसे पहुंच गई? देखना चाहिए मस्जिद से कैसे ऐलान होने लग गए। ये मस्जिद तो संजीव बालियान बताए ना कि मस्जिद तो संजीव बालियान को भगवान प्रकट हुए संजीव बालियान के सामने, उनने बताया कि देखो ये मस्जिद से ऐलान हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि फलाने मौलाना को कैसे पता कि नहीं हुआ है। अरे संजीव बालियान ये बताएं कि उनको किस सीबीआई वो तो कह रहे हैं कि जांच करो, कॉल डिटेल्स निकालो, खंगालो पूरे मामले को। से हुआ है मौलाना साजिद रशीद निकालने वाले, पूछने वाले वो होते कौन हैं? हीरो वाजपेयी होते कौन है? उन्होंने अपने आप ही
उन्होंने अपने आप ही फैसला कर लिया कि यहाँ से कॉल डिटेल निकालो, यहाँ से ये हुआ है। नहीं, वो वहां गए, उनको सामना करना पड़ा, वो विरोध का सामना उन्होंने किया, जैसा आरोप लगा रहे हैं। हमला होता है, क्या हम इसको बंगाल नहीं बताने का हक नहीं। पार्टी का झंडा मेजर साहब, हम बंगाल नहीं बनने देंगे। केंद्रीय मंत्री पर हमला होता है, जांच होगी, जांच होगी, और अगर ये मस्जिद से बवाल हुआ है तो पूरी, और जो लोकदल के नेता, सपा के नेता इसमें हैं, उनकी कॉल डिटेल्स चेक करी जाएगी, और अगर दोषी होंगे तो दंड मिलेगा। इसको उत्तर प्रदेश को हम बंगाल नहीं बनने देंगे। निकालिए, अरे मिलना चाहिए भाई। संजीव बालियान ने अगर गलत दिया है बयान तो उनके खिलाफ भी तो होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली। संजीव बालियान अगर झूठ बोल रहे हैं, संजीव बालियान अगर गलत कह रहे हैं तो पड़ताल हो, जांच हो, तब तो सामने आए। कि संजीव बालियान ने गलत बयान दिया है, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, पर किसी भी अराजक तत्व को केंद्रीय मंत्री पे हमला करने की इजाजत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं होगी। और जो ऐसे तत्व हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ओके, मौलाना साजिद रशीदी जी, तो अगर संजीव बालियान ये कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे मेजर साहब, आप तो मेजर रहे हैं, आपको तो पता है कि कानून कैसे काम करता है, व्यवस्था कैसे काम करती है। अगर पड़ताल की बात खुद कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वही कह रहे हैं कि पड़ताल हो, जांच हो, कॉल डिटेल खंगाले जाए, कौन किसने किसको फोन करके कब क्या कहा, तो क्या गलत है? लेकिन पहले ये ऐलान कि नहीं, मस्जिद से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मौलाना साजिद रशीदी, तो फिर यहीं से ना, यहीं से फिर वो बू आने लगती है साजिश की, यहीं से फिर बू आने लगती है तमाम किसानों के कंधे का इस्तेमाल करने की। देखिए अजय भाई, संजीव बालियान ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये पहला बयान दिया है। उनके अनेकों बयान मुसलमानों के खिलाफ आपको मिल जाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाले बयानात हैं। मुसलमानों के खिलाफ कैसे आज तक कोई कार्रवाई दुर्भाग्यवश नहीं हुई। साजिद जी, ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है ये? अरे सुन लो यार, आप बीच में क्यों टोकते हो मेरे? इसलिए क्योंकि आपने मुसलमानों के खिलाफ कर दिया, मैं इसलिए कह रहा हूं। मुसलमान के खिलाफ कैसे है, जरा समझा दें। अरे एक मिनट तो बोलने दो यार, आप 1 मिनट तो बोलने दो। आप बताएं तो सही, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये बयान दिया है। भाई, मुसलमानों के खिलाफ कहां से ये बयान हो गया? आपको इतनी मेरे भाई, आपको इतनी समझ नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है कि मस्जिद मुसलमानों की होती है। तो मस्जिद में अगर कोई जाकर के कोई शरारत करे तो पूरे मुसलमान तो उसमें शामिल नहीं हो जाते हैं? जब उन्होंने कहा कि मस्जिद से ऐलान हुआ, चुप रहिए, सुनिए 1 मिनट। जब उन्होंने कहा कि मस्जिद से ऐलान हुआ तो इसका मतलब मुसलमानों पर वार कर रहे हैं ना, वो ऐसे मुसलमानों पर जिसने ऐलान किया होगा, उनको सब पर सही पता सब पर नहीं, कुछ लोगों की बात होती है। मैं ये करेक्ट करना चाहता था। ठीक है, बात पूरी कीजिए मेरे भाई। मौलाना, आप डिफेंड मत कीजिए, सुनिए बात। अब सुनिए बात। मैं संजीव बालियान को चैलेंज करता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो एक मस्जिद को आइडेंटिफाई करके बताएं, और अगर वो ना बता सकें तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर राजनीति करता हो। अगर जिन लोगों के पास वो पहुंचे, उन्होंने उनको इज्जत नहीं दी और उनको बैठना नहीं दिया, उनको भगा दिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया भाई? इसमें मस्जिद कहां से आ गई भाई? आप एंगल देना चाहते हैं इसको जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की, ताकि हिंदू मुस्लिम का एंगल आते ही आपकी जो बेइज्जती हुई है वो कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति आपको मिल जाए। अरे शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है, लानत है ऐसी राजनीति पर। जवाब मरना चाहिए। जवाब दीजिए भाई। जिनकी उनके समाज में इज्जत ना हो, किसने बैठने नहीं दिया, इज्जत ना हो, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। अजय जी, जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कुछ अराजक तत्व होंगे, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक साजिश पर उन्होंने मस्जिद का गलत इस्तेमाल किया है, पर मौलाना ने उसको सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम कर दिया और सीधे सीधे हिंदू मुसलमानों के बीच में द्वेष की लकीर खींचने लगे और उसको सांप्रदायिक रंग देने लगे और कहने लगे एक दल ऐसा कर रहा है। ये केवल तुष्टीकरण के लिए, एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मौलाना आपको किसी दल का समर्थन नहीं करना चाहिए। आप मौलाना एक दल विशेष के बगैर में आप राजनीति करने में पूरे मुसलमानों को हिंदुओं के विरोध में खड़ा कर दे रहे हैं। मस्जिद से कुछ शरारती तत्वों ने, अराजक तत्वों ने हमला किया है, उससे पूरी मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम मत करिए मौलाना। शर्म नहीं आती आपके ऊपर बोलते हुए?
अरे साहब, अगर जांच होगी तो है? सामने आ जाएगा। आप एक इतना मस्जिद का क्यों नाम बताइए। आप इतना आप तहस में बताइए। क्यों आ रहे हैं? आप तो घबरा बता क्यों रहे रहे हैं। हैं? आपके आपके पास खिलाफ डिटेल एफआईआर थोड़ा लिखेगी। मुख्यमंत्री भी अभी भी रो रहे हैं क्या? भाई जो बिना दोषी डिटेल होगा के उसको कैसे दंड रो मिलेगा। रहे हैं क्या आप इतना अभी क्यों भी? घबरा मनीष रहे हैं? गुप्ता। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? अरे भाई जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। जिसने मस्जिद के अंदर से शरारत की होगी वो पकड़ा जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? मौलाना, ठीक है। आप ऐसे तत्वों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मौलाना साजिद रशीदी जी, हीरो वाजपेयी जी, मेजर साहब रुक जाइए, रुक जाइए। के पास डिटेल नहीं है, अजय के पास डिटेल नहीं, बकवास करते हैं बैठकर। और हिंदू मुस्लिम मनीष गुप्ता चुपचाप सुन रहे हैं आप सबको, अब जरा उनको भी सुन लीजिए प्लीज। अरे देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं। मनीष गुप्ता, ये लग रहा है कि हर कोई अपना अपना डिजाइन बनाने में लग गया है। मस्जिद से बम मिलते हैं, अगर मस्जिद में बम मिलते हैं तो मस्जिद में कोई भटका हुआ प्राणी है। अगर मस्जिद में कोई विस्फोट होता है, अगर मस्जिद से आतंकी निकलते हैं तो वो भटके हुए प्राणी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मस्जिद से आवाज निकलती है तो फिर वो मुसलमानों की हो जाती है। अपनी सुविधा से मौलाना सुनिए साजिद रशीदी, अपनी सुविधा से मौलाना उसे आतंकवाद से जोड़ दे और अपनी सुविधा से मौलाना आतंकवाद से एक बार आपकी जबान नहीं निकलती, गूंगे हो जाते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए मौलाना, आपको शर्म आनी चाहिए और आप कहोगे अब इसके सारे नाम दूंगे। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, एक मस्जिद का नाम बताइए, मतलब क्या मुसलमान एक मस्जिद का नाम बताइए। अगर नहीं बता सकते तो छोड़ के चले जाओ। अगर मस्जिद का नाम नहीं बता सकते तो डिबेट छोड़ के चले जाओ। तो यहाँ भी पसीना आ गया, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता को, अगर बीजेपी के प्रवक्ता को पसीना आ गया क्योंकि झूठ बोलते हैं ये लोग। इनके पास डिटेल नहीं है। अब ये पसीना पूछेंगे अपना, क्योंकि इनके पास डिटेल नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। अगर हिम्मत है तो बताइए कौन सी मस्जिद से ऐलान हुआ। मौलाना इतना अगर हिम्मत है तो बताइए कौन सी मस्जिद से ऐलान हुआ। अगर नहीं बता सकते डिबेट छोड़ के चले जाइए और मस्जिद से मुंह छुपा लीजिए अपना। को जोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मौलाना, आपको शर्म आनी चाहिए। आप डिबेट में झूठ का पुरंदा बरोस रहे हैं। बेशरम लोग जो डिबेट में भड़काऊ बात करके से जीने के लोगों को हिंदू मुस्लिम अरे लोगों के कारोबार छीन लिया आपने। मौलाना और आपने लोगों आरएलडी की की मिली हुई नौकरियां छीन चाल ली। है। महंगाई चरम सीमा पर है। मौलाना आपकी और जबान नहीं आरएलडी की निकलती। मिली हुई चाल है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करेंगे आप। ये आरएलडी वही पार्टी है जिसको मुलायम सिंह यादव ने अपने समय पर भारी बेइज्जती किया था और आज समाजवादी पार्टी उसी आरएलडी की गोद में आके बैठ गई है। नतीजा क्या है? सिर्फ और सिर्फ जाट वोटों का लालच, और यही आप जाट वोटों के लालच में अपने प्रतिद्वंदी के साथ मिले जा रहे हो, सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हो। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मस्जिद से आवाज आ रही है तो उसका मतलब अलग है, उसका मतलब मुसलमान का होना नहीं है। अरे भैया सच्चाई, ऐसे मिक्सिंग मत अरे करो, कौन ये गलत है। ओके इंदरजीत सिंह टीटू जी, इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैंने आज शुरू में ही आगाह किया आप लोगों को, कहा कि ये के अंदर फिर से अगर आप लोगों में जलाने शर्म है की तो डिबेट कोशिश छोड़ है। दीजिए। जब नहीं आप तो मस्जिद का एक नाम शोक बताइए। सभा में जाएंगे, या शोक सभा में भारतीय सवाल जनता पूछेंगे, पार्टी के नेता नहीं तो बहुत शर्म से डरे तुम हुए हैं गाँव मारपीट जाने पर से। उतारू हो जाएंगे, तो फिर देखिए क्या क्या होगा, क्या होगा। कोई नेता गाँव मस्जिद नहीं से जा रहा। आवाजें उठेंगी और मौलाना उसको हिंदू मुसलमान बना देंगे, हिंदू मुसलमान बना देंगे। आपके पास गाँव तथ्य जाने नहीं है। से लगा के। अजय भाई, आप जी। इस आवाज को कम कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। बताइए अजय भाई मुझे एक बात बताइए, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, क्या गिरबान में हमें झांकना चाहिए कि ना बलियान साहब को ये सोचे कि क्या ऐसी गलती है कि ऐसा माहौल क्यों बन पड़ा, उसको समझकर उसके निष्कर्ष पर जाना चाहिए कि क्या ऐसा माहौल बना। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गांव के लोगों ने मुझे दूसरे आदमी को हरा के जो किसानों का, आप बालियान साहब की चिंता है क्या? गरीबों का मसला है। आपको बालियान साहब की चिंता है क्या? नहीं, आप बालियान साहब समझ लेंगे, अगर उनसे नाराज है लोग तो वो समझ लेंगे। हो गई आप राकेश टिकैत क्यों आरएलडी से दूर ये भाग आप रहे हैं? मस्जिद को कहां ला रहे हैं बीच राकेश में? टिकैत क्यों आरएलडी से दूर भाग रहे हैं? आरएलडी उनसे चिपकना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है ये, और आरएलडी कहीं ना कहीं अपनी मिट चुकी जमीन को खड़ी करना चाहते हैं। देखिए अभी बात कर लीजिए पेट्रोल डीजल पे। आरएलडी कभी वोटों की राजनीति नहीं करती है।
अरे पूरी जिंदगी आपने वोटों की राजनीति की है, पूरी जिंदगी आपने जाटलैंड और वोटों की राजनीति की है। आपको तो कभी आपका मुद्दा न सेक्युलर रहा, आप सिर्फ और सिर्फ जाट वोटरों के सहारे रहे हैं, इसलिए आप अपने जाटलैंड से बाहर निकल गए, आपको 100 वोट ही नहीं मिलते और आपके कैंडिडेट 10,000 वोट की बात नहीं कर सके। हमेशा से जाटों की और जाति की राजनीति करते आए हैं। आपने कैसे बनाया ये बताइए ना। और चौधरी अजीत सिंह जी अपने परिवार के लोगों का पता करने गए तो आपको 84 साल की उम्र में राजनीति दिखाई दे रही है। उन्होंने सारे रंग देख रखे हैं, बड़ी हद इसीलिए राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी से मिलने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा हम सब साथ हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी उस रात जयंत चौधरी से मिलने से मना कर दिया राकेश टिकैत ने। ओके मनीष जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी। मेजर साहब मैं इसको अब सही एंगल पे लाता हूं कि दरअसल बात क्या हो रही है। जिस कृषि सुधार कानूनों को देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि ये हमारे हक में है, हमारे छोटे किसानों के हक में है, और देश के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने कहा कि ये अच्छा है, देश के हर एक एक्सपर्ट ने बता दिया कि ये अच्छा है, लेकिन राजनीति को तो कुछ बुरा चाहिए। तो जाट वोटों के छूट जाने के लिए, छूटे हुए जाट वोटों को वापस लाने के लिए यह हथकंडा है क्या? फिर से हिंदू मुसलमान, फिर से मुजफ्फरनगर में आग, फिर से सौरभ और वेस्टवाल में चिंगारी। हिंदू मुसलमान किसने शुरू किया? संजीव बालियान ने ये बात शुरू की ना, उनसे पूछना चाहिए। आपको सबसे पहले संजीव बालियान को पूछना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जांच करा लो। आपको ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई, इसका स्रोत क्या है? वो खुद कह रहे हैं जांच कराओ। तो जांच करा लो। कहा ऐसे बैठे बैठे अभी मैं कहूं कि मेरे ऊपर जो है दाऊद ने धमकी दे दी, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होता ना। अपने आप कहां से आया? वो शुरुआत मतलब भारतीय जनता पार्टी ने की, और मैंने आपको वो भी बता दिया क्यों की, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है वो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हमारे यहां महंगा हो गया है। 400 का सिलेंडर 800 का हो गया है। ये चिंता सता रही है अब संजीव बालियान एंड कंपनी को कि हम जनता के बीच कैसे जाएं। और मैंने पहले भी कहा, संजीव बालियान वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है जिनको गांव में इस तरीके का सामना करना पड़ा है। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसी तरीके से सामना करना पड़ रहा है किसानों के बीच में जाने पर। तो ये जो भाई सोचना तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हम किस तरीके से राजनीति जो कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में, लेकिन किसान नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन तो भी जो है सरकार नहीं मानी। उनका कहना है कि ये किसान के पक्ष में है, न किसान मान रहा है। खुद जिसके लिए आप कह रहे हैं कि भैया ये तो वही बात हो गई कि मैं आपके लिए कहूं कि आपके पक्ष में है, लेकिन आप कहो कि ये मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूं देखो मैंने 4 एक्सपर्ट बना लिए, ये आपके पक्ष में है, ये वही बात है। नहीं, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने ही दे दिया था कि दहेज कानून भी किसके पक्ष में था, नहीं था, फिर भी बनाया गया ना, किसी ने मांगा नहीं था ना। और ऐसे 3 तलाक के खिलाफ भी कानून बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ने 90 में जवाब दिया। मैं नहीं उसको लाना चाहता, लेकिन हीरो वाजपेयी आप जवाब दीजिए मेजर आशीष चतुर्वेदी को कि पेट्रोल में लगी आग, गैस सिलेंडर में हो रहे धमाकों के सवाल पर यह बवाल खड़ा हो रहा है क्या? नहीं, ये बवाल देखिए लगातार इस देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कुछ जो मोदी जी ने भी शब्द कहा था आंदोलन जीवी, जिससे लोग चिढ़ गए थे। आप कहीं बांध बने वही चेहरे, कहीं पे परमाणु संयंत्र बने वही चेहरे, कहीं सीएए कानून बने वही चेहरे, कहीं आंदोलन होना शुरू हो वही चेहरे, किसान आंदोलन में वही चेहरे। तो ये आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें, साजिशें, विदेशी फंडिंग, पीएफआई, किस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं, और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि देश को दूसरे हाथों में सौंप देना, अलगाववादी अराजक तत्वों को बढ़ाना, और केवल इनका मन जो है केवल आदरणीय मोदी जी का विरोध में लगे रहना। किसान, देश का 86% किसान का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। देश में किसानों के खाते में सम्मान निधि जा रही, देश शांति से है। पंजाब में आपका सुपड़ा क्यों साफ हो गया? आज तक नहीं बता पाया कि पंजाब में आपका सुपड़ा क्यों साफ हो गया? हीरो वाजपेयी जी, काला बताओ, काला क्या है? काला कोई नहीं बताएगा, केवल कानून सनी देओल साहब के सारे हैंडपंप उखड़ गए गुरदासपुर में। आपके 29 हैंडपंप थे जिसमें जब वो उखड़ गए, तब इन्होंने हिंदू मुसलमान का एंगल डाला, सामुदायिक रंग देना शुरू कर दिया। बांटो और राजनीति करो। अगर पंजाब की बात करते हो मुसलमान का रोना और उसके बाद फिर मनीष गुप्ता जी, मौलाना साहब जो पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। ठीक है हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। आप लोग राजनीति की बात
सुरक्षित करेंगे, लेकिन हमें चिंता है कि फिर से ये आग न लगे, और इसीलिए हम वक्त रहते आगाह करना चाहते हैं मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन जब आप मुद्दे और सवाल और इस पूरी बातों के सामने आते ही सीधे हिंदू और मुसलमान कर देते हैं, कहने लगते हैं, तो ये चिंता बढ़ जाती है। कुछ लोग शरारत कर रहे हो सकते हैं, उसको पूरे हिंदू और मुसलमान का नाम दे देना, ये चिंता को बढ़ाता है। आपके पास डिटेल है अजय? आपके पास डिटेल है? किस बात का? आपके पास क्यों डिटेल नहीं? आप तो पत्रकार हैं, आपके पास होनी चाहिए। आप डिबेट कर रहे हैं, डिटेल है नहीं आपके पास। आप जो पूरे हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते हैं, जब डिटेल नहीं है, किस बात का आपके पास तथ्य नहीं है, तो डिबेट नहीं करनी चाहिए थी आपको। किस बात का डिटेल किस आधार पे कर ली भाई? कि आप सिर्फ पूरे मुसलमान को ले आते कर लिया आपने, हिंदू और मुसलमान की बात कर देते हैं। आपके पास है नहीं। अरे भाई तथ्य आप दीजिए ना, आप डिबेट कर रहे हैं, आप बताइए कौन सी मस्जिद से ऐलान हुआ? जिसको आप आरोपी कह रहे हैं वो कह रहे हैं जांच करवा लो भाई, जांच करवा लो, पता कर लो कि किसने क्या किया, किसने किसको फोन किया, किसने कहां से किसको बुलाया। पूछा क्यों नहीं? तो क्या गलत कर रहे हैं? डिटेल ली क्यों नहीं मेरे भाई? आप तो सर्टिफिकेट लेकर बैठ गए। आपने डिटेल, आप पहले कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हैं। डिटेल के डिबेट कर लिया आपने, क्या बात करते हैं? आप तो एक डिजाइन लेकर आए, आप तो पहले से आपको पता है कि आपको क्या करना है, कहां गोलियां दागनी है। आपके पास तथ्य नहीं है, आप डिबेट करने बैठ गए। मनीष गुप्ता जी, और मनीष गुप्ता जी सामने रखी गई है, प्लीज एक्सप्लेन है। आपकी समस्या यह है कि उन्हें झुठलाना चाहते हैं, आप जीवित मक्खी को निगल लेना चाहते हैं। साजिद रशीदी, आप जीवित मक्खी को निगलना चाहते हैं, आप सामने लिखा हुआ सच पढ़ना नहीं चाहते, आप सामने का और आपको समझ आएगा कि इस छोटे जगह पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, ये आने वाले समय पता लगेगा। संजीव बालियान है षड्यंत्रकारी। ये अब आप एक और कंक्लूजन लेकर आ गए, समय आने पर पता लगेगा, एक और नतीजे पर आ गए। मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोग निकलेंगे या मस्जिद। स्वागत है। ब्रेक के बाद अयोध्या में 11 दिवसीय महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जो 25 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। अयोध्या महोत्सव का आयोजन न्यास कर रहा है। ये महोत्सव सादतगंज के एक लॉन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री राम के नाम की धूम दिखाई देगी। महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा, प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा करेंगे। इस दौरान भोजपुरी कलाकार भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। अयोध्या महोत्सव 25 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर के 11 दिवसीय 7 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसका शुभारंभ 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे उत्तर प्रदेश के भाजपा के सह प्रभारी माननीय सुनील ओझा जी करेंगे, जबकि उद्घाटन समारोह जो शाम को 6 बजे आयोजित है, उसके मुख्य अतिथि माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। इस महोत्सव को मुख्य रूप से भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार ये महोत्सव चूँकि आयोजित हो रहा है, इसलिए इसको श्री राम राजा राम की अयोध्या इस थीम पर इस पूरे महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक सैकड़ों मुस्लिम भी इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं राम मंदिर के समर्थक बबलू खान ने अयोध्या में अभियान चलाया और समर्पण निधि इकट्ठा की। इस दौरान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने 9 गजी मजार पर अमन चैन की दुआ भी मांगी, रामलला के दर्शन भी किए। और राम मंदिर समर्थक ने कहा कि राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है, अगर मौका मिला तो पूरे समर्पण से वो आगे भी सहयोग करेंगे। दिल्ली में यमुना एक बार फिर से गंदगी की प्रदूषण की मार झेल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। ITO इलाके में तस्वीरें आई हैं, जहां यमुना में बड़ी मात्रा में सफ़ेद झाग नजर आ रहा है। दरअसल अगर किसी को पता ना हो तो ऐसे लगे कि कहीं कोई ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, लेकिन इससे भी गंदगी का झाग है, और जो पूरी तरीके से बता रहा है कि यमुना कितनी जहरीली और कितनी दूषित होती जा रही है। तो दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का एक गंदा पानी है जो नदी में पहुंच रहा है, और नदी में ये गंदगी औद्योगिक कचरे की वजह से है। यमुना के इस जहरीले सफ़ेद झाग की वजह से बीमारियों का खतरा भी है, और सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को जो इस नदी के पानी को अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं।
मेरठ में एक बार फिर झूठी शान की खातिर कत्ल का मामला सामने आया है। बहन के प्रेम विवाह करने से भाई इतने नाराज हुए कि अपने जीजा को चाकू से कोद कर मौत के घाट उतार दिया। पूरे हत्याकांड के बाद गांव में सनसनी है और इस हत्याकांड को अंजाम उस वक्त दिया गया जब युवक अपने घर में था। लोगों ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर गाँव में तनाव है तो पुलिस का कहना है कि श्रवण ने 2.5 साल पहले राधा के साथ प्रेम विवाह किया था और तभी से राधा के भाई नाराज चल रहे थे, दुश्मनी पाले बैठे थे। श्रवण पिछले 1.5 साल से हापुड़ में रह रहा था और 1.5 साल बाद वो अपने घर आया था जहां उसे मौत के घाट उतार दिया गया। श्रवण पुत्र मनसाराम, ग्राम गेसीपुर, उम्र लगभग 24 वर्ष, इनकी हत्या कर दी गई है। इन्होंने एक महिला से विवाह किया था जो प्रेम विवाह था, जिसके लिए इसके जो लड़की थी उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। इसी क्रम में जो लड़की का भाई है उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। इसका नाम कौशिंदर पुत्र सुंदर है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी के 3 ट्रैक्टर मिले हैं, साथ ही इनके कब्जे से तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। तो जिन 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है ये सभी अलग अलग जिले के रहने वाले, लेकिन मिलकर इस तरह की ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे गिरोह में अभियुक्तों के द्वारा ट्रैक्टर को चोरी करके उसके फर्जी कागजात बनाकर उसको बेचने का कार्य किया करते थे। इस पूरे गैंग का लीडर लायक सिंह है जो गिरफ्तार हुआ है और इनके साथ अनेक तरह के 3 तरह के कार्य करने वाले सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने में हम सफलता प्राप्त हुई है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। स्वागत है। सीतापुर और हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया और दोनों जिलों की पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर 1 दर्जन से ज्यादा अवैध भट्टियों पर छापेमारी की है और 5,000 लीटर लहन को नष्ट किया है। गोमती नदी के किनारे ये भट्टियां बनी हुई थी। पुलिस का कहना है कि शराब माफियाओं के खिलाफ आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीतापुर की। अगर हम बात करें, यहाँ आबकारी विभाग ने और पुलिस की टीम ने मिलकर छापेमारी की है और इस दौरान देखा कि गोमती के किनारे दर्जनों भट्टियां हैं। तो सीतापुर और हरदोई इन 2 जगह पर अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की गई है। तो लगभग ऐसी 12 से ज्यादा भट्टियां मिली हैं। जहां 5,000 लीटर लहन था उसको नष्ट किया गया है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, गोमती नदी के किनारे ये जहर की भट्टियां खुली गई थी। तो पुलिस का कहना है, आबकारी विभाग की टीम का कहना है कि आगे भी लगातार ऐसे ही अवैध शराब के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा, क्योंकि इससे पहले राज्य के कई हिस्सों में जहरीली शराब से मौत की खबरें लगातार आती रही हैं। तो ऐसे में ये टीम लगातार निगरानी कर रही है कि कहीं इस तरह से चोरी छिपे अवैध शराब, नकली शराब तो नहीं बनाई जा रही। तो फिलहाल ये बड़ी कामयाबी मिली है जहां काफी बड़ी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।